नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज हम इसरो HSFC टेक्नीशियन बी की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले फिटर ट्रेड को लिया है और आज हम इसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम इज सुटेबल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन। बिंदु से बिंदु नियंत्रित प्रणाली निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त होती है? ए माइलिंग प्रोफाइल, बी ड्रिलिंग, सी टर्निंग एंड डी ग्राइंडिंग। पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम ड्रिलिंग के लिए सूटेबल होती है। ड्रिलिंग में हम ड्रिल को एक निश्चित जगह पे ले जाते हैं और फिर वहां पे होल करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होता है सिंपल मोशन। हमें ड्रिलिंग में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती और पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम इस तरह के सिंपल मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम इज सुटेबल फॉर सिंपल मोशन, या हम इसे मूवमेंट भी कह सकते हैं। और पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम में हम टूल को इजीली एक स्पेसिफाई पोजीशन से दूसरी स्पेसिफाई पोजीशन पे लेके जा सकते हैं और उसमें हमें कोई ज़्यादा प्रिसाइज कंट्रोल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ड्रिलिंग में इम्पोर्टेंट क्या है? ड्रिलिंग में इम्पोर्टेंट होता है फाइनल पोजीशन ऑफ द होल। अब ड्रिल उस फाइनल पोजीशन पे कैसे पहुंचती है, उस होल की पोजीशन पे कैसे पहुंचती है, वही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बीच का रास्ता उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होता है और हमें ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रिलिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मेटल इज इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट फ्रैक्चर व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मेटल आर एक्सप्रेस्ड इन। धातु का तनन सामर्थ्य तनन भार में उसके विभंजन को रोकने की क्षमता है। धातु का तनन सामर्थ्य डैश में व्यक्त किया जाता है। ए न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, बी न्यूटन मीटर, सी किलोग्राम पर मिलीमीटर क्यूब एंड डी किलोग्राम मीटर। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि एक धातु बिना टूटे कितना खिंचाव सह सकती है। अब जैसे जैसे हम धातु को खींचते हैं उसमें तनाव बढ़ता जाता है और जब तनाव एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो धातु टूट जाती है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट हमें क्या बताती है कि हम एक धातु को बिना तोड़े 1 वर्ग मिलीमीटर में कितना बल लगा सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है, Which one of the following equipment is used in the shop floor for checking of the foam that is being turned? शॉप फ्लोर कार्यस्थल में वर्तित रूप की जांच करने हेतु उपयोग में लाए जाने वाला उपकरण कौन सा है? ए टेम्पलेट, बी स्नैप गेज, सी डायल टेस्ट इंडिकेटर एंड स्लिप गेज एंड डी टूल रूम माइक्रोस्कोप। तो शॉप फ्लोर में अगर हमें वर्तित रूप की जांच करनी होती है तो हम यूज करते हैं टेम्पलेट का। टेम्पलेट क्या होता है? एक तरह का पैटर्न होता है, यहाँ से हम मॉडल भी कह सकते हैं। और इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? इसका उपयोग हम इक्विपमेंट की शेप बनाने के लिए, साइज डिफाइन करने के लिए या उसे इंस्पेक्ट करने के लिए करते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा रेफरेंस शेप। टेम्पलेट को हम एग्जैक्ट डायमेंशन और डिजायर पार्ट के साथ क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा इसका फायदा क्या होता है? कंपैरिजन में जिस पार्ट को हमने डिजाइन करा है उस पार्ट को हम टेम्पलेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं ताकि हम उसको मैच कर सके कि हमें स्पेसिफाई शेप मिली है या नहीं मिली है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल। हम टेम्पलेट की मदद से किसी भी उपकरण की गुणवत्ता को जांच सकते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ ड्रिल फॉर सॉफ्ट मेटल। आप मृदु धातु के लिए ड्रिल का पता कैसे लगाएंगे? A by the large helix angle, B by the small helix angle, C by the chisel edge angle and D by the point angle which is 90 डिग्री। अगर हमें सॉफ्ट मेटल का पता लगाना है या सॉफ्ट ड्रिल मेटल का पता लगाना है तो हम देखेंगे लार्ज हेलिक्स एंगल को। 2 तरीके के हेलिक्स एंगल होते हैं। पहला होता है स्मॉल हेलिक्स एंगल। इसमें जो हेलिक्स एंगल की डिग्री होती है वो कितनी होती है? वो 20 डिग्री के आसपास होती है और इसकी मदद से हम हार्ड मेटल को ड्रिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी मदद से हम स्टील को, कास्ट आयरन को और अदर हार्ड मेटल को ड्रिल कर सकते हैं। दूसरा आता है लार्ज हेलिक्स। इसका एंगल कितना होता है? इसका एंगल अप्रॉक्स 40 डिग्री से होता है और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है क्विक हेलिक्स। अगर लार्ज की जगह क्विक हेलिक्स भी आता है तो भी सेम ही बात होगी। अब इसकी मदद से हम सॉफ्ट मटेरियल को ड्रिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें सॉफ्ट मटेरियल कौन से आते हैं? एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया,
ये क्या है, ये सॉफ्ट मटेरियल है। तो लार्ज से हम सॉफ्ट मटेरियल को और स्मॉल से हम हार्ड मटेरियल को ड्रिल कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाय द लार्ज हेलिक्स एंगल। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेंच वाइसेस आर स्पेसिफाइड बाय। बेंच वाइस डैश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाती है। A, the width of jaw, B, the length of fixed jaw, C, the length of spindle and D, the moving distance of moving jaw। तो बेंच वाइज का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें किसी वस्तु को या किसी ऑब्जेक्ट को जकड़ना हो, होल्ड करना हो। It is used to hold the object securely। अब ये कई वेरियस साइज और मॉडल में आते हैं। और बेंच वाइज को स्पेसिफाई किससे करा जाता है, बेंच वाइज को स्पेसिफाई जॉ विड्थ से करा जाता है या हानु की चौड़ाई से करा जाता है, क्योंकि जॉ विड्थ ये निर्धारित करती है कि वाइज कितनी बड़ी वस्तु को जकड़ सकती है। और जॉ विड्थ क्या होती है, ये दो जॉ के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू जॉ दैट कैन बी ओपन्ड। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, द विड्थ ऑफ द जॉ। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वर्क होल्डिंग डिवाइस सपोर्ट अ राउंड जॉ वाइल ड्रिलिंग द जॉब ऑन अ ड्रिलिंग मशीन। परवेदन मशीन पर परवेदन कार्य के दौरान कौन सी कार्य हस्तन युक्ति गोल कार्य को संबल प्रदान करती है। ए, पिनवाइस विथ क्लैम्प बोल्ट, बी, ब्लॉक एंड क्लैम्प बोल्ट पैकिंग पीस, सी, द हैंड वाइस विथ क्लैम्प बोल्ट एंड डी, द मशीन वाइस एंड बोल्ट पैकिंग पीस। अगर हमें किसी राउंड जॉब को होल्ड करना हो तो हम यूज करते हैं वी ब्लॉक और क्लैम्प का, और इसकी शेप वी शेप की होती है, और ये जो राउंड ऑब्जेक्ट होते हैं उसको ये सेंटर में रखती है। अब वी ब्लॉक में क्लैम्प भी होते हैं और बोल्ट भी होते हैं। क्लैम्प और बोल्ट का उपयोग गोल वस्तु को या राउंड ऑब्जेक्ट को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वी ब्लॉक एंड क्लैम्प बोल्ट पैकिंग पीसेस। क्वेश्चन नंबर 7 है, आफ्टर हार्डनिंग प्रोसेस द मेटल बिकम मोर। दृढ़ीकरण प्रक्रिया के पश्चात धातु अधिक डैश हो जाती है। ए, टफ, बी, मेलेबल, सी, डक्टाइल एंड डी, ब्रिटल। हार्डनिंग प्रोसेस के बाद मेटल ब्रिटल हो जाता है। जब हम मेटल को हार्ड करते हैं तो मेटल की जो स्ट्रेंथ है वो तो बढ़ती है और इसका जो डिफॉर्मेशन होता है वो कम होता है। मेटल स्ट्रेंथ इंक्रीजेस और मेटल डिफॉर्मेशन डिक्रीजेस। ये दोनों किन केस में होता है, जब हम मेटल को हार्ड करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज हो जाती है, जब हम मेटल को हार्ड करते हैं तो मेटल भंगुर हो जाता है या ब्रिटल हो जाता है। इसका मतलब मेटल में अब ज्यादा चांस होंगे फ्रैक्चर होने के। मेटल बिकम मोर प्रोन टू फ्रैक्चर, क्योंकि हार्डनिंग प्रोसेस के दौरान मेटल के अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस आते हैं जिससे मेटल के स्ट्रक्चर में बदलाव होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटल। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ माइक्रोमीटर हैविंग नेगेटिव एरर ऑफ 0.03 mm शो अ रीडिंग ऑफ 25.52 mm। द करेक्ट डायमेंशन इज। एक सूक्ष्म मापी में 0.03 mm की ऋणात्मक त्रुटि है, वह 25.52 mm की रीडिंग दर्शाता है, तो सही विमा डैश होगी। नेगेटिव एरर में क्या होता है, जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो नेगेटिव एरर में हमेशा लोअर वैल्यू आएगी देन एक्चुअल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं और इसकी एक्चुअल वैल्यू 10 है तो लोअर वैल्यू में ये 9 दिखाएगा, इसे बोला जाता है नेगेटिव एरर। अब माइक्रोमीटर ने क्या शो करा है, 25.52 mm, और इसमें नेगेटिव एरर कितना है, नेगेटिव एरर 0.03 mm। तो एक्चुअल मेजरमेंट कितना होगा, 0.03 mm ज्यादा होगा। इसका मतलब करेक्ट डायमेंशन क्या हो गया आपका, रीडिंग प्लस एरर, which is equals to 25.52 plus 0.03, ये हो जाएगा आपका 25.55 mm। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25.55 mm। क्वेश्चन नंबर 9 है, आफ्टर थ्रेडिंग अ होल बाय अ टेप इट वाज फाउंड दैट द क्रीस्ट ऑफ द थ्रेड वाज नॉट फॉर्म्ड कंप्लीटली। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू। किसी छिद्र में टोटी लगाते समय यहाँ पाया गया कि चूड़ी के शीर्ष पूरी तरह से नहीं बना है। यह त्रुटि किस कारण हो सकती है। ए, होल साइज स्लाइटली लेस देन द टैप ड्रिल साइज, बी, होल साइज slightly more than the trap drill size, C, broken tip of cutting edge of the tap and D, insufficient coolant supply। अगर होल साइज टैप ड्रिल साइज से ज्यादा होगा तो टैप ड्रिल पूरी तरीके से मटेरियल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनकम्प्लीट थ्रेड क्रिएट होगा। That mean होल साइज is slightly more than the टैप ड्रिल साइज। तो
तो जब हम किसी धातु में थ्रेड बनाना चाहते हैं तो हमें पहले एक छिद्र बनाना होगा और ये छेद का आकार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर उस होल का साइज स्मॉल हुआ, काफ़ी छोटा हुआ, तो टैप ड्रिल अटक सकती है, और अगर छेद का आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ तो टैप ड्रिल पूरी तरीके से थ्रेड को नहीं बना पाएगा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होल साइज स्लाइटली मोर देन दी टैप ड्रिल साइज। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम द फाइल विच इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉस। कास्ट के आरे के दांत को पैना करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रीति डैश है। ए टिफलर फाइल, बी क्रॉसिंग फाइल, सी मिल सॉ फाइल एंड डी बैरेट फाइल। अगर हमें वुड वर्किंग सॉ को शार्प करना है तो हम यूज करते हैं मिल सॉ फाइल का। मिल सॉ फाइल की जो एजेस होती हैं या तो वो स्क्वायर होती है या वो राउंड होती है, राउंड शेप की। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिल सॉ फाइल। क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू अलाइन द होल टू बी रिवेटेड। रिवेट लगाए जाने वाले छिद्रों को सारेखित करने के लिए निम्न में से कौन से औजार उपयोग में लाए जाते हैं। ए डॉली टूल, बी फुलरिंग टूल, सी ड्रिफ्ट टूल एंड डी कॉल्किंग टूल। ड्रिफ्ट टूल की मदद से हम रिवेट लगाए जाने वाले होल्स को अलाइन कर सकते हैं। ड्रिफ्ट टूल एक पतला लेकिन मजबूत धातु का उपकरण होता है और इसकी टिप पॉइंटेड होती है, और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा था, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। इसका उपयोग होल को सही तरीके से अलाइन करने के लिए किया जाता है, और इसकी जो पॉइंटेड टिप है इसको हम होल में डालते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सारे होल्स एक लाइन पे क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए हों। सो ऑप्शन नंबर सी, ड्रिफ्ट टूल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सोल्डरिंग आयरन इन द सोल्डरिंग प्रोसेस। सोल्डरिंग में सोल्डरिंग लॉ का क्या कार्य है। ए मेल्ट द मेटल, बी कूल द मेटल, सी मेल्ट द सोल्डर एंड डी कूल द सोल्डर। सोल्डरिंग आयरन क्या करता है, सोल्डर को मेल्ट करता है, और सोल्डरिंग आयरन से हम क्या करते हैं, मेटल को ज्वाइंट करते हैं, यूज टू ज्वाइन दी मेटल। और जो सोल्डरिंग आयरन की टिप होती है वो किसकी बनी होती है, वो कॉपर की बनी होती है, क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोल्डर एक तरीके का मेटल अलॉय होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग आयरन को हीट करते हैं और ज्वाइंट पे अप्लाई करते हैं। तो सोल्डरिंग आयरन की हीट क्या करती है, सोल्डर को मेल्ट करती है, जिसकी मदद से हम मेटल के ज्वाइंट को फिल कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मेल्ट दी सोल्डर। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द कटिंग एंगल ऑफ जनरल पर्पज ड्रिल। सामान्य उद्देश्य वाले परिवेदन ड्रिल का कर्तन कोण क्या होता है। तो ड्रिल बिट का जो एंगल होता है वो काफी ज्यादा क्रूशियल फैक्टर होता है उसकी परफॉर्मेंस और उसकी सूटेबिलिटी को डिफाइन करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ड्रिल बिट का एंगल 118 डिग्री है तो हम इसको यूज करते हैं एज अ जनरल पर्पज ड्रिल, क्योंकि 118 डिग्री वाले पॉइंट एंगल हमें कटिंग स्पीड और कटिंग स्ट्रेंथ के बीच में अच्छा संतुलन प्रोवाइड करता है, और इसकी मदद से हम सॉफ्टर मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम को इजीली ड्रिल कर सकते हैं। दूसरा आता है 135 डिग्री पॉइंट एंगल। 135 डिग्री पॉइंट एंगल की मदद से हम हार्ड मेटल को ड्रिल करते हैं, सच एज स्टील, कास्ट आयरन, क्योंकि वाइडर एंगल ज्यादा स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जनरल पर्पज ड्रिल के लिए हम कौन सा एंगल यूज करते हैं, 118 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर डी, 118 डिग्री यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेम दी फाइल फॉर मेकिंग नैरो ग्रुप्स। संकीर्ण खांचे बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रीति का नाम डैश है। ए नाइफ एज फाइल, बी स्क्वायर फाइल, सी राउंड फाइल एंड डी ट्राइंगुलर फाइल। नैरो ग्रुप बनाने के लिए हम यूज करते हैं नाइफ एज फाइल का। इसकी जो एज होती है वो काफी ज्यादा पतली होती है लेकिन शार्प एज होती है, जैसे कि एक चाकू की होती है, इसीलिए इसका नाम नाइफ एज ब्लेड है। इसकी मदद से हम नैरो और डीप ग्रुप बना सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइफ एज फाइल। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टी एनेबल अ मेटल टू बी मेड इनटू थिन शीट। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक विशेषता धातु को एक पतली शीट में तैयार करने में सहायक होती है। ए हार्डनेस, बी टफनेस, सी मैलेबिलिटी एंड डी डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है, अगर हम मेटल को हैमर करते हैं या मेटल को पीटते हैं तो मेटल थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब मेटल थिन शीट में कन्वर्ट होता है एक कंडीशन होती है कि उस टाइम मेटल
ना ही ब्रेक होगा और ना ही क्रैक होगा। डक्टिलिटी क्या दर्शाती है, यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। डक्टिलिटी में क्या होता है, मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट करा जाता है, और मैलेबिलिटी में क्या हो रहा है, मैलेबिलिटी में मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट करा जा रहा है। हार्डनेस क्या दर्शाती है, हार्डनेस मेटल की वो विशेषता होती है जिसके कारण मेटल पे हम ना ही स्क्रैच लगा सकते हैं ना ही उसको घिस सकते हैं। और टफनेस क्या दर्शाता है, ये मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण मेटल काफी हैवी अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन को झेल सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी मैलेबिलिटी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन। निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ए टूल स्टील, बी लो कार्बन स्टील, सी कास्ट आयरन एंड डी हाई कार्बन स्टील। कास्ट आयरन के अंदर सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 2 to 4% ऑफ कार्बन पाया जाता है। और हाई कार्बन स्टील जिसमें लिखा हुआ है उसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। नाम इसका भले ही हाई कार्बन स्टील है, लेकिन इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 0.6% से लेके 1.5%। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 17 है, साइज ऑफ टैपिंग ड्रिल फॉर M10 मल्टीप्लाई बाय 1.5 थ्रेड इज। M10 गुणा 1.5 चूड़ी के लिए टैपिंग परिवेदन का आकार डैश है। तो टैप ड्रिल साइज का फॉर्मूला क्या होता है, टैप ड्रिल इक्वल्स टू मेजर डायमीटर माइनस पिच। तो यहाँ पे मेजर डायमीटर कितना है, 10 है, पिच कितनी है, 1.5 है। तो इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.5 mm। सो ऑप्शन नंबर सी 8.5 mm यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्पॉट फेसिंग इज डन टू। स्पॉट फेसिंग डैश के लिए किया जाता है। ए गिव फाइन फिनिश टू द ड्रिल होल, बी डिब्रर द माउथ ऑफ द ड्रिल होल, सी enlarge the existing hole and D make surface flat so that bolt head can have proper seating। स्पॉट फेसिंग एक मशीनिंग प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम स्मॉल एरिया के सरफेस को फ्लैट करते हैं। इसको हम आम तौर पे होल के किनारे के आसपास करते हैं। अब इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस बोल्ट और नट के जो सतह होती है उसको सपाट बनाना होता है, क्योंकि जब हम किसी बोल्ट या नट को किसी सतह पर कसते हैं तो हमें क्या चाहिए कि बोल्ट या नट परफेक्टली टाइट हो जाए और उसमें कोई लीक ना हो। तो स्पॉट पेसिंग इसी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। स्पॉट पेसिंग से एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा बढ़ती है और हमें एक बेहतर फिट मिलता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी मेक सरफेस फ्लैट सो दैट बोल्ट हेड कैन मूव प्रॉपर सीटिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यू टू कांस्टेंट लोड एंड वेरिएबल टेम्परेचर इज नोन एज। स्थिर भार एवं परिवर्तित तापमान के कारण समय के संदर्भ में पदार्थ की स्थायी विकृति डैश कहलाती है। इलास्टिसिटी, बी क्रीप, सी आइसोट्रॉपी एंड डी हार्डनेस। अगर किसी मटेरियल में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्रीप। और ये परमानेंट डिफॉर्मेशन किस वजह से होता है, अगर हम उसमें कांस्टेंट लोड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं या टेम्परेचर वेरी कर रहा है। और ये एकदम नहीं होता है, ये बहुत धीरे धीरे होता चला आता है। जैसे पानी की बूंद किसी एक सरफेस पे लगातार गिर रही है तो आप 1 साल के बाद देखेंगे उस जगह पे एक छोटा सा होल हो जाता है या एक सरफेस, अलग सा सरफेस क्रिएट हो जाता है। उसी को बोला जाता है क्रीप। क्रीप एक तरीके की क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन है। इस चीज को भी याद रखना, क्रीप इज ऑलवेज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन। सो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रीप। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाइल नॉर्मलाइजिंग द कंपोनेंट शुड बी कूल्ड बाय। पर सामान्यकरण के दौरान घटक को डैश द्वारा शीतलित किया जाना चाहिए। ए डिपिंग इन वाटर, बी फोर्स्ड एयर, सी इन स्टील एयर टू रूम टेम्परेचर एंड डी क्विंचिंग इन ऑयल। अगर हमें किसी कंपोनेंट को नॉर्मलाइज करना है तो हम क्या करते हैं, हम उसको स्टील एयर प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मलाइजिंग के प्रोसेस में क्या होता है, हम स्टील को क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं। हम स्टील को 30 से 50 डिग्री अबव क्रिटिकल टेम्परेचर हीट करते हैं। और इसमें क्विंचिंग मीडियम कौन सा होता है, इसमें क्विंचिंग मीडियम होता है स्टील एयर। यानी कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम उसको रूम टेम्परेचर पर कूल होने दे रहे हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो जो स्टील का ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वो रिफाइन हो जाता है, जिससे कि स्टील स्ट्रॉन्गर बनता है और डक्टाइल बनता है। और रूम टेम्परेचर पे ऐसा करने पे स्टील में काफी ज्यादा कम स्ट्रेस पड़ता है। तो ये स्ट्रेस रिलीफ का भी काम करता है क्विंचिंग मीडियम। और जब हम किसी मेटल का स्ट्रेस रिलीफ कर देते हैं तो उसकी ब्रिटलनेस भी कम हो जाती है। और क्या चीज हो जाती है इसमें, इसकी मशीनेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब इसकी हार्डनेस कम हो जाती है।
और साथ में इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ये बढ़ जाती है। और अगर किसी भी मेटल की अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है तो उसके ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, इससे इसकी वेल्डेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। जब हार्डनेस कम होती है और डक्टिलिटी बढ़ती है तो मेटल की वेल्डेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इन स्टील लेयर टू रूम टेम्परेचर। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।